हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय के वर्ष 2021 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने 2023 और 22 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। गणित के अलावा सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी पढ़ सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। तो किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप क्षेत्रफल कहलाती है। इसका जो ऑप्शन ए है यही सही आंसर होगा। इसमें ऑप्शन बी दिया है आयतन। तो आयतन किसे कहते हैं? कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है उसका आयतन कहलाता है। और धारिता है सी। तो धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। यानी किसी जो पदार्थ दिया हुआ, जो भी वस्तु दिया हुआ है, जो भी आकृति दी हुई है, उसमें पदार्थ अगर जो रखें तो कितना उसमें आ जाएगा पदार्थ, यानी उसकी क्षमता कितनी होगी, तो उसी को धारिता कहते हैं। और डी है परिमाप। तो किसी आकृति के चारों तरफ के दूरी को परिमाप कहते हैं। तो सबका डिफरेंस आप, सबका परिभाषा आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है, आपके एग्जाम में आयतन, परिमाप या धारिता में से कोई भी पूछ सकता है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती है? ऑप्शन ए है 1, बी है 0, सी है अनंत और डी है 2। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, अनंत। अब परिमेय संख्या कहते किसे हैं? परिमेय संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में, यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सके। कोई भी संख्या हो जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सके, अंश और हर के रूप में, परिमेय संख्या कहलाती है। अब वो 1, -1 और 1 के बीच में अनंत कैसे हो सकती है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि 0.5 है। 0.5 को भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, 5/10 होगा, क्योंकि एक स्थान पे दशमलव है। अब ये 5/10 हो गया, ये भिन्न के रूप में है, ये परिमेय संख्या है। अगर जो आप 5 के बाद यहाँ पे 6 लिख दें और नीचे तब 2 जीरो बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 56/100। तो ये भी परिमेय संख्या है। यानी जो 0.56 है ये परिमेय संख्या है। ऐसे ही 0.56 में ये 7 लिख दें तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाएगा और ये भिन्न में बदल जाएगा। और फिर ये 8 लिख दें, 9 लिख दें, ऐसे इसको आप अनंत तक बढ़ाएंगे तो अनंत संख्या हो गई ना। दशमलव के बाद संख्या है, इसका मतलब ये 1 से छोटा ही है। अब 1 से छोटा है तो -1 और 1 के बीच में ही तो ये सभी संख्याएं होंगी। आप एक एक मान बढ़ाते जाइए, वो अलग अलग संख्या बनता जाएगा, तो अनंत संख्याएं होंगी। तो यही है, इसका आंसर अनंत हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, a² - 2ab + b² बराबर होता है। तो ये a - b का होल स्क्वायर है। a - b का होल स्क्वायर ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही सही आंसर होगा। इसी का जो एक्सपेंड करते हैं, इसका जो फार्मूला होता है a² - 2ab + b², तो यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4, एक वर्ग की परिमाप 4 मीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा यानी a बराबर दिया हुआ है 4 मीटर। तो a का मान निकालेंगे, इधर जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, 4/4 बराबर 1। 1 मीटर आ गया इसका 1 भुजा। तो क्षेत्रफल भुजा है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है a² यानी भुजा का स्क्वायर। तो 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 1 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, यही सही आंसर होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न के 5, निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है? यहाँ नहीं है। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें चर की घात 1 हो। ऑप्शन ए में 2m + 3 = 3m, यानी ये है, ये चर, ये रैखिक समीकरण है, तो ये सही नहीं होगा क्योंकि नहीं पूछा हुआ है। बी में है 5y - 5 = 3, यहाँ पे चर y है, तो इसमें भी एक घात है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी दिया हुआ है 5 ब्रैकेट में 2p + 1 = 4। जब ये मल्टीप्लाई और जो इसको करेंगे 5 से तो 10p होगा, यानी यहाँ पे घात 1 ही रहेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन डी दिया हुआ है x + 1/x = 7, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 1/x = 7 है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x से गुणा हो जाएगा, इसका एलसीएम x होगा, x² + 1 = 7। यहाँ पे x का 2 घात हो गया ना, तो ये रैखिक समीकरण नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे पूछा हुआ था, नहीं पूछा हुआ था, तो जो रैखिक समीकरण नहीं है उसी को बताना था, तो ऑप्शन डी होगा। इसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। अब जो ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो ये मुख्य रूप से
इसको ग्राफ पेपर पे प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन हमारे डीएलएड एग्जाम में ग्राफ पेपर नहीं देते हैं, तो आपको जो भी पेज मिलता है उसी पे करना होगा। तो स्केल की सहायता से आप एक रेखा खींच लेंगे, इसमें बीच में लिखेंगे 0 और दाहिनी तरफ पॉजिटिव में 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे 2-3 ऐसे चिन्ह बना लेंगे, और बाईं तरफ भी 1-1 सेंटीमीटर के, ये दूरी बराबर होना चाहिए। दाहिनी तरफ पॉजिटिव में होगा और बाएं तरफ निगेटिव में -1, -2 और -3 लिख लेंगे। अब 4/5 को और दशमलव में बदलें तो 4/5 से 0. जब दशमलव लगेगा तो 40 हो जाएगा, 5/40 यानी 0.8 हो जा रहा है। और ये 0 है ना, इसका मतलब ये 1 से कम है, 1 से कम है और 8 है, तो यानी 1 सेंटीमीटर में स्केल पे दिया रहता है 10 खाने दिए रहते हैं, यानी 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ठीक 8 काउंट करके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 2 और बना दीजिए, 10 हो गया। यहाँ पे 8 काउंट करके ये हो जाएगा संख्या रेखा पर प्रदर्शन इसका, तो यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप बना लेंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न के 7, स्तंभाकृति हिस्टोग्राम और स्तंभ आरेख यानी बार डायग्राम में 2 अंतर बताइए। तो इसमें अंतर लिखेंगे। पहला अंतर, स्तंभाकृति यानी हिस्टोग्राम में स्तंभ यानी बार एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जबकि स्तंभ ग्राफ में यानी बार डायग्राम में स्तंभ बार के बीच अंतराल होता है। इसको फिगर मैंने ऐड किया हुआ है नीचे, इससे समझते हैं। यह है हिस्टोग्राम, पहला वाला जो है हिस्टोग्राम है, इसमें देखिए बिल्कुल एक से एक सटा हुआ है। तो यही बताया है कि हिस्टोग्राम में ये चिपका हुआ रहता है, सटा रहता है, और इसमें बीच में गैप दिया हुआ है बार डायग्राम में। यही एक पहला अंतर हो जाएगा। 2 अंतर बताना था, तो ये मैंने फिगर बस केवल दिखाने के लिए आपको ऐड किया, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अति लघुत्तरी का प्रश्न केवल 1 नंबर का है, तो बस आप 2 अंतर लिख देंगे। दूसरा अंतर लिखेंगे, स्तंभाकृति यानी हिस्टोग्राम में डेटा निरंतर होता है, जैसे कि आय, ऊंचाई, वजन आदि। यह एक सीमा में आवृत्ति को दिखाता है, जबकि स्तंभ आरेख यानी बार डायग्राम में डेटा असतत होता है, जैसे कि विभिन्न श्रेणियों में लोगों की संख्या है। तो ये 2 अंतर हो जाएगा, बस आप अंतर लिख देंगे, फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या 8, x² - x और x³ + x² + x का मौसा ज्ञात कीजिए। तो मौसा जो दोनों के गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ होगा वही मौसा होगा। तो पहले का गुणनखंड निकालते हैं, x² - x को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें x कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x²। जब में x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा केवल x - 1, ये पहले का आ गया। अब दूसरे को x³ + x² + x है, इसमें भी x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा x² + x + 1। तो पहले वाले का गुणनखंड x × x - 1 आया, दूसरे वाले का x ब्रैकेट में x² + x + 1 आया। इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे x उभयनिष्ठ है, दोनों में x है, तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे मौसा बराबर x, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न क्या 9, 3x³ y³ × 4xy³ भगे 6x² y को सरल कीजिए, यानी भाग देना है, इन दोनों को गुणा करके इससे भाग देना है। तो आप गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 3x³ y³ गुणे 4xy³ आप भाग देना है 6x² y से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो 12x, x पे 3 घात यहाँ है और 1 घात यहाँ है, तो ये 4 घात हो जाएगा। y पे 3 घात यहाँ है, 3 घात यहाँ है, तो ये 6 हो जाएगा, यानी y पे 6 घात हो जाएगा। फिर नीचे डिवाइड होगा 6x² y से। जब भाग देते हैं तो और जो चर समान रहता है, आधार समान है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ y है, यहाँ y है, तो नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो घात केवल घट जाता है। ये 6 से कट जाएगा 12 दो बार में, तो यहाँ लिखेंगे 2, और नीचे है x का 2 घात, ऊपर 4 घात, तो 4 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा x²। ऊपर 6 का y का 6 घात है और y नीचे y का 1 घात है, तो जब घटेगा तो y का 5 घात हो जाएगा, तो यही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या 10, एक घनाभ का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का आयतन लिखेंगे, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है, जो भी दिया है यहाँ पे लिख लेंगे आप 125 वर्ग मीटर, और उसकी ऊंचाई दिया है यानी h दिया है 4.5 मीटर। जब इसका
आयतन निकालेंगे यानी भी निकालेंगे, ये सब आप लिखेंगे तरीके से। घनाभ का क्षेत्रफल बराबर इतना, घनाभ का ऊंचाई बराबर इतना, फिर लिखेंगे यहाँ पे घनाभ का आयतन भी बराबर, लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल या आधार का क्षेत्रफल या फिर केवल क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, गुणे ऊंचाई होता है इसका फार्मूला। अब आधार का क्षेत्रफल दिया है 125 और ऊंचाई दिया है 4.5, तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे 125 में 4.5 का जब गुणा करेंगे 5 से तो 125 25 625 होता है। या फिर 5 5 25 के 5 हासिल 2 और 5 दूना 10 2 12 के 2 हासिल 1 5 में 5 1 6, ऐसे भी आप कर सकते हैं। 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 में 4 1 5। अब इसको जोड़ देंगे 5 2 6 5 और एक स्थान पे दशमलव लगाएंगे यानी 562.5 घन मीटर। यहाँ पे वर्ग मीटर नहीं हुआ, जब आयतन है ना तो घन मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, तो यही सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, x² - 4x - 5 व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे व्यंजक दिया हुआ है, इसको आप सोचेंगे देखेंगे कि क्या इसमें जोड़े या घटाए, जोड़े तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पे दिया हुआ है पहला दो पद, देखिए x² - 4x दिया है। अगर जो यहाँ पे सोचे कि जो x की जगह पे, a की जगह पे x दिया है और b की जगह पे 2 है, तो ये a - b का होल स्क्वायर बन सकता है। a स्क्वायर होता है तो x² दिया है -2ab होता है, तो यहाँ पे हो गया है 2ab की जगह पे 2 2 जा 4 और a है x और अब b में 2 है तो 2 दूना 4 हो गया, 4x दिया है और b स्क्वायर भी होता है तो b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 4 को जोड़ और घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग बन सकता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे इसमें 4 जोड़ और घटा देंगे एक साथ, x² - 4x - 5 + 4 - 4। अब -4 क्यों किए हैं, क्योंकि ये इस जो व्यंजक का मान बदले नहीं, जितना जोड़े और उतना घटा दिए, इसको ये इसका मान 0 आएगा ना, तो 0 किसी भी व्यंजक में किसी भी चीज़ में 0 जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए 4 को जोड़ेंगे तो उसके साथ साथ घटाएंगे भी। तब यहाँ पे ये इसको एक पास कर लीजिए, x² - 4x + 4 एक ब्रैकेट में एक पास कर लिया और ये -5 और -4 हो गया, तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर यानी x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये -9 हो जाएगा, -5 और -4 मिलके -9। अब ये x - 2 का होल स्क्वायर माइनस ये 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 होता है। अब ये a² - b² का ये फार्मूले में इसको तोड़ सकते हैं, एक ब्रैकेट में होता है a + b, दूसरे में a - b, तो वैसे ही इसको आप ब्रेक कर लेंगे, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 2 + 3 और दूसरे ब्रैकेट में x - 2 और -3, एक में होता है a + b, दूसरे में a - b। उसी से अब यहाँ पे दो माइनस में है, 3 प्लस में है, तो ये हो जाएगा x + 1, ये हो जाएगा, ये दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा x - 5, तो यही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा था ना व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर, तो वर्ग भी बन गया ये इसका और ये भी वर्ग बन गया, क्योंकि ये यहाँ पे -5 था, जब 4 जुड़ा है तो ये भी वर्ग बन गया है 3 का, ये पूर्ण वर्ग बन गया और इसको गुणनखंड निकालना था तो गुणनखंड हम लोगों ने निकाल लिया। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, जो कि लघु उत्तरी का पहला प्रश्न है। एक शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसके आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर से इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला गया है, गोले की त्रिज्या बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले आप दिया है और यहाँ पे लिखेंगे कि शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी शंकु का ऊंचाई h बराबर 216 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या यहाँ लिखेंगे, इसके आधार शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे शंकु बना लीजिए आप, ये शंकु हो गया, इसका आधार का त्रिज्या दिया हुआ है ये 16 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई जो है 216 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हो गया। जब इसको पिघला करके गोला बनाया जा रहा है, गोला बनाया जाए या घन बनाया जाए या घनाभ बनाया जाए, कुछ भी बनाया जाएगा, तो जो इसका आयतन होगा जो बनाया जाएगा उसके आयतन के बराबर ही होगा। यहाँ पे गोला बनाया जा रहा है तो गोले के आयतन के बराबर ही होगा, क्योंकि जो भी शंकु में जो पदार्थ यूज हुआ है, पदार्थ की मात्रा तो बदलेगा नहीं, वो तो उतना ही रहेगा। उसको पिघला करके बनाया जा रहा है, उसमें से कुछ खर्च नहीं किया जा रहा है, कुछ ऐड नहीं किया जा रहा है। जो शंकु का आयतन होगा गोले के आयतन के बराबर होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए शंकु का आयतन बराबर
गोले का आयतन। अब शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इतना कट गया। यहाँ पे आर यानी त्रिज्या का मान दिया हुआ है, शंकु का ऊंचाई भी दिया हुआ है और इधर हम लोग को गोले का त्रिज्या आर निकालना है। तो सबका मान रख देंगे तो आर का मान निकल जाएगा, क्योंकि एक ही वेरिएबल यहाँ बच रहा है केवल आर। तो आर स्क्वायर, आर का मान है 16, तो यहाँ लिखेंगे 16 का स्क्वायर इंटू एच, एच गुणे यानी 216 बराबर हो जाएगा 4r क्यूब। अब यहाँ r क्यूब का मान निकालना है, r पक्षांतर होगा इधर तो ये भाग में बदल जाएगा, दूसरी साइड में आएगा तो हो जाएगा r क्यूब बराबर 16 गुणे 216 भागे 4। ये 16 का स्क्वायर है ना, तो इसको 16 का स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 गुणे 16, 16 गुणे 16 और 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौको 16। तब ये हो जाएगा आर क्यूब बराबर 4 गुणे और 16 को भी फिर से इस 16 को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, 4 गुणे 4। और ये 216 जो है 6 का क्यूब है, तो 6 ये 3 बार 6 लिख सकते हैं, 6 6 के 36 गुणे 6 तो 2 हो जाएगा 216। अब 3 3 बार गुणा हो गया। ये जब इधर आर क्यूब है, इधर दूसरी साइड जब ये क्यूब रूट बनेगा तो यहाँ से ये क्यूब हट जाएगा, दूसरी साइड ये क्यूब रूट हो जाएगा। जब ये क्यूब रूट होगा तो यानी अंदर 3 बार गुणा होगा तो 3 जो संख्याओं का गुणा होगा 1 बार निकलेगा। तो यहाँ पे 4 का 3 बार गुणा है और यहाँ 6 का 3 बार गुणा है, तो आर बराबर हो जाएगा 4 गुणे 6 यानी आर इक्वल टू 6 चौको 24 सेंटीमीटर आ जाएगा गोले की त्रिज्या। यही सही आंसर होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रशिक्षुओं द्वारा संस्थान आने हेतु अपनाए गए साधनों का विवरण निम्नवत है। प्रशिक्षुओं की संख्या को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब यहाँ पे पिक्टोग्राफ बनाना है। यहाँ दिया हुआ है यातायात के साधन, जो प्रशिक्षु आते हैं स्कूटर से, ऑटो, पैदल, मोटरसाइकिल और अन्य से आते हैं। प्रशिक्षु की संख्या दिया है, स्कूटर से 8 प्रशिक्षु आते हैं, ऑटो से 9, पैदल 18, मोटरसाइकिल से 10 और अन्य से 15। इसको पिक्टोग्राफ बनाना है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे कि एक प्रतीक बराबर, एक प्रतीक या चिन्ह बराबर, और प्रतीक कैसा भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है फिर ऐसे हो सकता है, बराबर इन दोनों में से कोई एक बना लीजिएगा। एक प्रतीक बराबर एक प्रशिक्षु, एक प्रशिक्षु। अब यहाँ पे एक इसलिए माने हैं क्योंकि यहाँ पे 9 जो है और 15 है ये विषम में दिया हुआ है, और जो दो मानते तो और छोटा हो जाता, हम जो पिक्टोग्राफ बनाते इजीली बन जाता, लेकिन जो 9 और 15 को विभाजित नहीं कर पाता। इसके लिए 9 के लिए तो चार प्रतीक तो बना देंगे, लेकिन एक 9वें के लिए एक आधा बनाना पड़ेगा, आधा नहीं बनाया जाता है, तो एक प्रशिक्षु को मानेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे आप चार्ट बनाएंगे, यातायात के साधन, यातायात के साधन, और ये दूसरे साइड लिखेंगे प्रशिक्षुओं की संख्या, प्रशिक्षुओं की संख्या। अब इसमें यातायात के साधन में दिया है पहला स्कूटर, स्कूटर लिख लिया, फिर है ऑटो, फिर है पैदल, फिर है मोटरसाइकिल, फिर है अन्य। अब यहाँ पे स्कूटर के लिए 8 स्कूटर हैं और एक प्रतीक बराबर एक प्रशिक्षु माने हैं, तो यहाँ पे 8 प्रतीक बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऑटो के लिए 9 बना लेंगे, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बीच में आप प्लस बना लीजिएगा, मैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए इसमें नहीं बना रहा हूँ। 9 हो गया। पैदल के लिए 18 है ना, तो ऐसे आप 18 बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और फिर मोटरसाइकिल के लिए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अन्य के लिए 15, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 नहीं 18 ही था ना, तो 18 तक हो गया। और देखिए थोड़ा पिक्टोग्राफ बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर जो 3 से विभाजित करते हैं ना तो 9 और 18 15 विभाजित हो जाता है, लेकिन 10 के लिए फिर से आधा
पिक्टोग्राफ बनाना रहता और जो प्रतीक मानते कि एक प्रतीक बराबर 3 प्रसूच्य, यानी एक आपको मानना ही पड़ेगा। जब एक मानना पड़ेगा तो जितना दिया है उतना बनाना पड़ेगा, तो आप ऐसे बना लेंगे। इसी को पिक्टोग्राफ कहते हैं। यातायात के साधन इधर हो गए और ये प्रशिक्षुओं की संख्या को प्रतीक जो है प्रदर्शित कर रहा है, इसी को पिक्टोग्राफ कहते हैं। तो ऐसे आप बना लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, समीकरण 4x + 1/8x - 4 = 2 को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच भी कीजिए। यहाँ पे इसको सॉल्व करना है और इसका उत्तर का जांच करना है। उत्तर का जांच का अर्थ ये है, जो भी यहाँ पे x का मान, जब इसको सॉल्व करेंगे x का मान निकलेगा, जो भी x का मान आएगा इसके लेफ्ट हैंड साइड में जब पुट करेंगे इसका मान, तो राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। इसी को जाँच कहते हैं, इसी को जाँच करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 4x + 1/8x - 4 = 2। तो इसको हर एक लिख सकते हैं और तिरिया गुणा कर दीजिए। इसमें एक का गुणा होगा अंश वाले में, तो हो जाएगा ये 4x + 1, क्योंकि एक से मान बदलेगा नहीं। और जब इसमें 2 से हर में गुणा होगा तो 8x दिया है, तो 8 दूना ये 16x हो जाएगा, 16x - 8 हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए दूसरे साइड, चर वाले को चर के साइड और चर वाले को अचर के साइड। तो ये हो जाएगा 8 - 1 = 16x - ये प्लस में है ना 4x, तो उधर दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4x। अब इसको इधर लिख सकते हैं, तो 16 में से 4 जाएगा, 12 × 4 = 16, 12x = 9 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 9/12। ये 4 नहीं होगा, 9/12 होगा। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, यानी x का मान आ गया 3/4। अब इसको समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, 4x + 1/8x - 4। अब x के जगह पे इसको रखेंगे 3/4 को, तो 4 × 3/4 धन 1 हो जाएगा अंश में, और हर में होगा 8 × x का मान है 3/4 - 4। तो ये 4 से 4 अंश में कट जाएगा, तो 3 और 1 मिल गए 4 हो जाएगा। तो अंश में हो जाएगा 4 और हर में 4 दूना 8 होगा, और ये 2 से जब 3 में गुणा होगा तो 6 होगा। 6 में से जब 4 जाएगा तो 2 बचेगा। अब ये 2 4 को कैंसिल कर देगा 2 बार में, 2 दूना 4, 2, यानी इसका मान आ गया 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड = 2 आ गया। और यहाँ पे राइट हैंड साइड दिया हुआ है 2 ऑलरेडी प्रश्न में, तो यानी इसके बराबर आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, यानी इसको ये उत्तर की जांच हो गया, प्रूफ हो गया। यही करना था इसमें। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न के 15, एक समानांतर चतुर्भुज को 2 संलग्न भुजाओं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, यानी 2 संलग्न भुजाएं का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा उसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पे सबसे पहले समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजाएं इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी, और इसमें इसको मान लेते हैं ABC और D, और उसका विकर्ण 1 बना लेते हैं हम लोग ऐसे। ये सीधा रहेगा बिल्कुल विकर्ण, और इसमें जो संलग्न भुजाएं हैं 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है। संलग्न भुजाएं का अर्थ है जो एक साथ लगी हुई हो, तो ये दोनों एक साथ सटी है ना, तो नीचे वाले को 10 मान लेंगे, और 10 सेंटीमीटर, और विकर्ण दिया है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये देखेंगे तो जो समांतर चतुर्भुज जो 2 त्रिभुजों में बट गया, एक त्रिभुज ये हो जाएगा और एक त्रिभुज ये हो जाएगा, लेकिन दोनों त्रिभुज बराबर होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जब उसको विकर्ण 2 बराबर भागों में बांटती है, तो 2 बराबर भाग में हो जाएंगे। जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। तो त्रिभुज यहाँ पे तीनों भुजाएं त्रिभुज की ज्ञात है। देखिए आमने सामने की भुजा है तो ऊपर का भी मान 10 हो जाएगा, और ये साइड वाले का BC का भी मान 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये सभी भुजाएं ज्ञात हैं त्रिभुज की। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम लोग फार्मूला जानते हैं। जब तीनों भुजाएं दी हुई हों ABC का मान, तो सबसे पहले S निकालते हैं। S = होता है A + B + C/2, जहाँ ABC यहाँ भुजाओं का माप है। तो भुजाएं दी गई हैं 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। विकर्ण ये भी एक त्रिभुज का भुजा बन जाएगा। त्रिभुज बन गया ना, त्रिभुज D, यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज DAB और त्रिभुज BDC। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पहले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल इधर वाले का निकालना है, DAB का। तो S निकालेंगे A + B + C/2। ABC यहाँ पे भुजाओं का माप है, तो 6 और 10 8 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। 10 और 6 16, 16 और 8 6 8 14, यानी 24 हो जाएगा।
नीचे दिया है 2/2 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा 24, 12 बार में, यानी s का मान आ गया 12। अब जब s का मान 12 आ जाएगा तब लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज DAB का क्षेत्रफल बराबर, इसका जब s निकल जाता है तो इसका फार्मूला होता है यस ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। s का मान आया है 12, अब ब्रैकेट में a का मान यहाँ पे a बराबर 6 होगा, b बराबर 10 होगा और c बराबर 8 होगा। तो a का मान है 6, यानी 12 माइनस 6, और यहाँ पे 12 माइनस b का मान 10 है, और यहाँ पे 12 माइनस c का मान 8 है, और ये सब करड़ी में रहेगा। तो 12 में से 6 जा गुणे 6 गुणे 12 में से 10 जाएगा तो 2 होगा, गुणे ये 12 में से जब 8 जाएगा तो 4 होगा। अब जो भी करड़ी में आया हुआ है इसी को सॉल्व कर लेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो इसका देखते हैं, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे करड़ी में आया है 12 गुणे 6 गुणे 2, 6 गुणे 2 को 12 लिख सकते हैं, तो करड़ी में लिख देंगे यहाँ पे 12 गुणे 12, और गुणे 4 दिया हुआ है तो गुणे 4। अब करड़ी में 2 बार गुणा रहता है तो एक बाहर आता है, तो 12 गुणे बाहर है तो एक 12 बाहर आ गया, और ये 2 गुणे 2 का मान 4 होता है तो गुणे 2 आ जाएगा, यानी 12 दूना 24, यानी त्रिभुज DAB का मान आ गया 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक त्रिभुज का मान आ गया, इस वाले त्रिभुज का, मैं यहाँ पे इस वाले त्रिभुज का मान आ गया 24 वर्ग सेंटीमीटर, तो दूसरे वाले त्रिभुज का भी तो इतना ही होगा, क्योंकि ये दोनों जो विकर्ण होता है समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो लिखेंगे यहाँ पे इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 24 गुणे 2 बराबर 48 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने फिगर बनाया, इसको जब विकर्ण काट रहा है तो 2 बराबर भागों में बांटेगा, और जब ये तीनों 2 त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज DAB और त्रिभुज DBC या फिर BDC कैसे भी आप लिख सकते हैं, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिया S निकाल के, S A प्लस B प्लस C होता है, A प्लस C बटे 2 होता है, क्योंकि ये विषमबाहु त्रिभुज है। जब S निकल गया तो इसको फार्मूले में रख दें S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C करड़ी में, तो इसका एक का त्रिभुज निकल गया। जब एक का निकल गया है तो उसमें 2 का गुणा कर दिए हैं तो इसका मान आ गया, इन चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया है। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 16, x प्लस 4y का होल क्यूब माइनस x माइनस 4y का होल क्यूब को सरल कीजिए। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इन दोनों फार्मूलों पे इन दोनों का प्रसार कर देंगे, जो कटने वाला होगा कट जाएगा, जो समान चिन्ह के साथ समान जो होंगे वो जुड़ जाएंगे, वही सही आंसर हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, जो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इन दोनों फार्मूले पे दोनों को लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले को प्रसार करेंगे तो a क्यूब यानी x क्यूब 4 चौको 16 चौको 64 y क्यूब, और 3ab है ना तो प्लस 3ab, तो 3 चौको 12 xy, अब ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस 4y हो जाएगा, और माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे इसको x क्यूब यानी a क्यूब यानी x क्यूब प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस y क्यूब होता है ना, 4 चौको 16 चौको 64 y क्यूब माइनस 3 चौको 12 xy ब्रैकेट में x माइनस 4y ब्रैकेट क्लोज। अब नीचे से लिखेंगे इसको x क्यूब प्लस 64 y क्यूब प्लस 12, जब x के साथ गुणा होगा तो x का 2 घात हो जाएगा 12x स्क्वायर y, जब y के साथ गुणा होगा तो y वाला 2 घात हो जाएगा प्लस, और 12 के पहले y के पहले 4 ही है तो 12 चौको 48 हो जाएगा, ये 48x y स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में x क्यूब माइनस 64 y क्यूब माइनस 12, x के साथ गुणा होगा तो माइनस 12x स्क्वायर y होगा, और जब इसके साथ गुणा होगा 4y के साथ तो 12 चौको 48, और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस 48x
वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद से नीचे से लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब प्लस 12 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 48 एक्स वाई स्क्वायर माइनस, अब ये जो ब्रैकेट में जिसका भी चिन्ह होगा प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले माइनस है तो माइनस प्लस के साथ गुणा होता है एक्स क्यूब के साथ। एक्स क्यूब पे पहले प्लस का चिन्ह है, जब ये माइनस के साथ गुणा होगा तो ये माइनस बन जाएगा, तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब और ये माइनस वाला प्लस में प्लस 64 वाई क्यूब प्लस 12 एक्स स्क्वायर वाई, और ये माइनस हो जाएगा 48 वाला, माइनस 48 एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे कौन किससे कट रहा है। ये एक्स क्यूब यहाँ प्लस में है और इधर माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये 64 वाई क्यूब है प्लस में और ये 64 वाई क्यूब प्लस में है, तो दोनों ही जुड़ जाएगा। तो 64 चौको 4 चौको ये 4 4 8 अच्छा 2 12 128 वाई क्यूब हो जाएगा। और उसके बाद है 12 एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे है 12 एक्स स्क्वायर वाई, दोनों का चिन्ह समान है यानी प्लस में है, तो ये हो जाएगा 24 एक्स स्क्वायर वाई। इसके बाद है 48 एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस में है और यहाँ पे है 48 एक्स वाई स्क्वायर माइनस में है, यहाँ इधर प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला पहला वाला और दूसरा वाला लास्ट वाला, और बाकी जो दोनों बीच में है ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं था, थोड़ा सा ध्यान रखना था कि जब गुणा हो रहा है थोड़ा सा यहाँ चिन्ह का भी ध्यान रखना था, थोड़ा सा चरों का गुणा में ध्यान में रखना था, बाकी ये बहुत आसान था। आप अगर आपको ये फार्मूला याद है इस फार्मूले पे इसका प्रसार कीजिए, जो कटने वाला होगा कट करके इसको जोड़ के लिख दीजिएगा, यही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 17, एक्स ब्रैकेट में वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड को सत्यापित कीजिए। जहाँ दिया हुआ है एक्स का मान 2/7 और वाई का मान 9/2 और जेड का मान 2/3। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेंगे और तीनों मानों को पुट करके इसका वैल्यू निकालेंगे। ये जितना आएगा उसी के बराबर जब इसमें भी मान रखेंगे राइट हैंड साइड में भी, तो उसका भी मान उतना ही आएगा, तो दोनों सत्यापित हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड यानी बायां पक्ष भी लिख सकते हैं आप हिंदी में। दिया हुआ है एक्स ब्रैकेट में वाई प्लस जेड, अब एक्स का मान है 2/7, वाई का मान है 9/2 और जेड का मान है 2/3। इसको सॉल्व करेंगे, 2/7 हो जाएगा ये, और 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा ये, 3 दूना 6, तो 2 3 6 29 27, धन 3 दूना 6 होता है, 2 दूना 4, ये बीच में गुणा का चिन्ह होगा, 2/7 गुण है और 27 और 4 31 होता है ना, 31/6। अब देखिए कुछ कटने वाला है क्या, 2 से 3 कट जाएगा, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 31/21। अब इसके दाहिने पक्ष को यानी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष, ये दिया हुआ है एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। अब एक्स का मान है 2/7 गुणा वाई का मान है 9/2 धन एक्स का मान है 2/7, जब इसका मान रखेंगे तो, और जेड का मान है 2/3। अब यहाँ कुछ कटने वाला है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 9/7 धन ये 4/7 त्रिका 21। अब दोनों का एलसीएम हो जाएगा 21, 7 से भाग देंगे 21 में 3 बार में 29 27 धन 21 से कम है 21 और 1 से जब गुणा होगा 4 में तो 4। अब 21 4 कितना होता है 31, 31/21। यहाँ पे भी 31/21 आया और यहाँ पे भी 31/21, यानी दोनों यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये दोनों सत्यापित हो गया यानी प्रूफ हो गया, यही इसमें करना था। इसके बाद अगला प्रश्न क्या 18, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की विभिन्न शर्तों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता का अर्थ होता है कि दो त्रिभुज आकार आकृति और माप में समान होते हैं। सर्वांग समता के लिए निम्नलिखित शर्तें होती हैं, जिसमें पहला है यस यानी साइड एंगल साइड, पहले भुजा कोण भुजा के अनुसार, यानी इसमें दिया हुआ है यदि दो त्रिभुजों की दो भुजाएं समान लंबाई की हों
और उनके बीच का कोण भी समान हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। ये पहला शर्त है। यहाँ पे इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं कि इसमें दो भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर है पी क्यू के, और कोण बराबर है, कोण जो बी बराबर है कोण क्यू के 70 अंश ये भी है 70 अंश ये भी है, और यहाँ पे बी सी जो बराबर है क्यू आर के। यहाँ पे दो साइड और एक एंगल बराबर हो गया ना, तो ये हो जाएगा साइड एंगल साइड्स। ये शर्त के अनुसार ये पहला शर्त हो गया त्रिभुज की सर्वांगसमता का। दूसरा है यस 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 यानी साइड साइड साइड। यदि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान लंबाई की हों तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पे ए बी बराबर है क्यू पी के या पी क्यू के, यहाँ पे क्यू पी लिख सकते हैं या पी क्यू लिख सकते हैं, और बी सी बराबर है क्यू आर के, और ए सी बराबर है पी आर के। तो ये जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तीनों दूसरे तीनों त्रिभुजों के तो ये सर्वांगसम होंगे। दूसरा शर्त है। इसके बाद है अगला शर्त ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल। यदि दो त्रिभुजों के दो कोण समान हो और उनके बीच की भुजा भी समान हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी ये पहला एंगल है 50 डिग्री, ये पी के बराबर है। यहाँ पे एक इसके इन दोनों के बीच का जो भुजा है ए बी बराबर है पी क्यू के, और दूसरा जो कोण है बी बराबर है कोण क्यू के। 60 डिग्री यहाँ भी है 60 डिग्री यहाँ भी है। तो ये तीसरा शर्त है सर्वांगसमता के। और चौथा जो शर्त है वो है आर एच एस यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। यदि दो समकोण त्रिभुजों में समकोण कर्ण और एक अन्य भुजा समान हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दो समकोण दिया हुआ है जिसमें ये बी जो है 90 अंश है, इसमें क्यू 90 अंश है। ये समकोण का अर्थ है कि ये बीच का एक कोण होता है वो 90 अंश का होता है। ये बराबर है दोनों में, और बी सी इसका आधार बराबर है और कर्ण बराबर है। यहाँ पे देखिए तो ये सर्वांगसमता का नियम है। इसके बाद लिखेंगे इन शर्तों के आधार पर त्रिभुजों की सर्वांगसमता सिद्ध की जा सकती है। यानी ये सभी शर्तें हो जाएंगी, यही इसमें पूछा था। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इस क्लास का पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।